लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन के पहले जो फ्रेंडलिच ने जो एड्जॉर्प्शन का इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन ग्राफ में पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता था, या उसका जो वेरिएशन होता था, लो प्रेशर हाई प्रेशर, उसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंडलिच नहीं दे पाए। तो लैंगम्यूर ने एड्जॉर्प्शन पे फिर से नई थ्योरी प्रपोज की, और उस नई थ्योरी में उन्होंने कंसिडर किया कि ये जो एड्जॉर्प्शन यानी जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, वो एड्जॉर्बेट के सरफेस पे आते हैं। अब ये जो एड्जॉर्बेट का सरफेस है, ये सरफेस को उन्होंने एक एड्जॉर्बेट के लिए ये जो जगह लगती है उसे एक कहा कि एक एलिमेंट्री साइट। ऐसे अगर यहाँ पे 4-5 एड्जॉर्बेट आते हैं तो ये जो जगह है ये होगी एक एलिमेंट्री साइट। 1 2 3 4 5 5 एड्जॉर्बेट अगर उस सरफेस पे आ सकते हैं, 6 एड्जॉर्बेट अगर उस सरफेस पे आ सकते हैं, तो ये हो गए 6 एलिमेंट्री साइट। तो जिस एड्जॉर्बेंट पे वो एड्जॉर्बेट आ रहे हैं उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री साइट। तो इसे माइंड में अच्छे से कंफर्म करना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में पक्का रखना, क्योंकि उस एड्जॉर्प्शन साइट को लेके हम आगे इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। उसके बाद वो जो एड्जॉर्प्शन साइट है, ये जो एड्जॉर्प्शन 6 साइट है, 6 जगह पे ये जा रहे हैं। तो ये जो 6 साइट है या 6 एड्जॉर्प्शन का सरफेस है, ये इक्वल है, यानी सब में सेम तरीके का फोर्स आ रहा है, सभी में सेम तरीके की जगह है, तो वो इक्विवेलेंट है, ऐसा उन्होंने कंसिडर किया। एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो रहते नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने कंसिडर किया इक्वेशन बनाते समय कि वो इक्विवेलेंट है। एक तो एलिमेंट्री साइट, उसके बाद वो इक्विवेलेंट है, उसके बाद वो जो है एड्जॉर्प्शन ये इक्विलिब्रियम में रहता है। अब ये इक्विलिब्रियम किस चीज़ का इक्विलिब्रियम, कि कुछ मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते रहते हैं, उसी समय कुछ मॉलिक्यूल डिसॉर्ब होते रहते हैं, यानी निकलते भी रहते हैं। मॉलिक्यूल का आना और मॉलिक्यूल का जाना सरफेस पे चालू रहता है, तो वो दोनों भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहती है, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस और डिसॉर्प्शन की प्रोसेस। अगर गैस मॉलिक्यूल है जो m सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, तो हम इसका इक्वेशन ऐसे इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे कि ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ये कांस्टेंट है, एड्जॉर्प्शन का और डिसॉर्प्शन का। तो ये प्रोसेस को कंसीडर करते हुए, इसको इमेजिन करते हुए उन्होंने इक्वेशन बनाया। तो कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं, उसी समय कुछ मॉलिक्यूल सरफेस से निकल जाते हैं। जब मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, और मॉलिक्यूल सरफेस से निकल जाते हैं उसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहती है। कभी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा रहेगी, डिसॉर्प्शन प्रोसेस कम रहेगी, तो वो डिपेंड होता है कि प्रेशर कैसा है, उस पर डिपेंड होता है। तो ये फिनोमिना ध्यान में रखते हुए उन्होंने इक्वेशन डेवलप किया। अब हमें रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन देखना है, क्योंकि ये दोनों भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहती है। तो कुछ मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आते हैं तो हम एड्जॉर्ब कहते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स से अटैच होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, उसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि n इज़ द टोटल नंबर ऑफ साइट, यानी यहाँ पे कितने साइट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो मैं इसे n कहता हूँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग साइट अवेलेबल रहती है। तो कितने साइट ऑक्यूपाइड है और कितने साइट खाली है। जो साइट ऑक्यूपाइड है यानी ऑलरेडी उस पर एड्जॉर्बेट है, और कितने साइट खाली है, तो उस पर डिपेंड होगा। अब एड्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, जो साइट खाली है वहीं पे एड्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे 2 साइट ऑक्यूपाइड है और 1 2 3 4 साइड एम्प्टी है, तो थीटा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। अब जैसा मुझे इसकी थीटा वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन निकालना है कि कितने साइट ऑक्यूपाइड है, तो मैं क्या करूँगा, कितने साइट ऑक्यूपाइड है, 2 साइट ऑक्यूपाइड है, टोटल कितने साइट है, 6 है, तो 2/6 ये होगा फ्रैक्शन कि इतने साइट ऑक्यूपाइड है। तो उस फ्रैक्शन को लेके, इस फ्रैक्शन को समझ लो, और उस फ्रैक्शन को लेके फिर उन्होंने रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन लिया। अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड है ये हमें समझना है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड होता है कि कितने साइट्स अवेलेबल है। जितने ज़्यादा एम्प्टी साइट्स हो गए यानी मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब होने के लिए जगह मिलेगी, उतना रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये एक फैक्टर हो गया कि ये देखो अब कितने साइट
एम्प्टी है। अगर थीटा ये कितने ऑक्यूपाइड है इसका फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस थीटा ये कितने एम्प्टी है उसका फ्रैक्शन होगा। ये फ्रैक्शन का ये फिनोमिना होता है, ये फ्रैक्शन का मैथमेटिक्स है। फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन का टोटल करोगे तो 1 आता है। अब ऑक्यूपाइड साइट का फ्रैक्शन थीटा है तो अनऑक्यूपाइड साइट का फ्रैक्शन 1 माइनस थीटा होगा। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड है? अनऑक्यूपाइड साइट पे, यानी जो खाली है उस साइट पे। जितने ज़्यादा खाली साइट होंगे उतने मॉलिक्यूल वहाँ पे एड्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, उतना रेट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक तो प्रेशर पे डिपेंड है कि ये मॉलिक्यूल जो है उन पे गैस का प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो सरफेस पे जाके चिपकेंगे या सरफेस पे ज़्यादा आएंगे। तो प्रेशर पे डिपेंड है। और दूसरा कितने साइट्स अवेलेबल है, वो एड्जॉर्बेंट पे कितनी जगह अवेलेबल है उनके लिए एड्जॉर्ब होने के लिए। तो ये दो फैक्टर पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड है। इसलिए रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA इंटू N इंटू 1 माइनस थीटा। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल लेता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का कांस्टेंट लेता हूँ KA। दूसरा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, निकल जाना। अब कितने निकल जाएंगे? निकल जाना ये किस पे डिपेंड है? निकल जाना यानी वो डिपेंड है कि कितने ऑक्यूपाइड है। जितने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे उतने उनका डिसॉर्प्शन का रेट भी ज़्यादा रहेगा। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ये ऑक्यूपाइड के फ्रैक्शन पे डिपेंड है। इसलिए रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू थीटा। अब मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालता हूँ और ये KD रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और N यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री साइट अवेलेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। अब उनका कहना है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इक्विलिब्रियम में रहता है तो फिर हम इस इक्वेशन को ऐसे रख सकते हैं KA इंटू PA इंटू N इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू KD इंटू N थीटा। इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, तो हमने इस इक्वेशन को रखा। अब यहाँ पे n कॉमन है, n को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आता है KA बाय KD को इस साइड लाया और PA इज इक्वल टू थीटा बाय 1 माइनस थीटा। तो ये इक्वेशन बना। अब KA भी कांस्टेंट है और KD भी कांस्टेंट है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और ये डिसॉर्प्शन का कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को लेके एक नया कांस्टेंट हम बनाते हैं कि KA बाय KD इज इक्वल टू K। अब ये KA बाय KD इज इक्वल टू K अगर मैंने रखा तो ये कैपिटल K नया कांस्टेंट इंटू PA इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, यानी हमें सॉल्व करने के लिए वो अच्छा हो जाएगा। तो 1 बाय KA PA इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा। अब इससे 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा को मैं 1 बाय K PA इज इक्वल टू 1 बाय थीटा माइनस 1 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये 1 माइनस थीटा माइनस ये 1 को इस साइड लेके आता हूँ 1 बाय K PA प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 1 प्लस K PA अपॉन K PA इज इक्वल टू 1 बाय थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू K PA अपॉन 1 प्लस K PA। ये नया इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन ने आइसोथर्म के सारे ग्राफ को एक्सप्लेन किया। लो प्रेशर का बिहेवियर भी एक्सप्लेन किया, हाई प्रेशर का बिहेवियर भी एक्सप्लेन किया। तो थीटा फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड। अब फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड होना यानी एड्जॉर्प्शन होना। ये जो साइट होते हैं एड्जॉर्बेंट के वो ऑक्यूपाइड होना एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल से, यानी एड्जॉर्प्शन होना। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू KPA अपॉन 1 प्लस KPA इस इक्वेशन ने ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया उस टॉपिक को हम अभी देखते हैं। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन के इक्वेशन ने
लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मिडल प्रेशर बिहेवियर एक्सप्लेन किया। ये लैंगम्यूर का इक्वेशन था। एट लो प्रेशर में क्या होगा कि लो प्रेशर में ये क्वांटिटी कम होने से हम KPa इज़ वेरी वेरी लेसर दैन 1। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू KPa अपॉन 1। तो हम थीटा इज इक्वल टू KPa टू द पावर 1 ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से ये दिखता है कि ये जो एड्जॉर्प्शन है, नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड होना यानी एड्जॉर्प्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। और ग्राफ में भी हमें वो दिखाई देता है कि लो प्रेशर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रेट लाइन है लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर में ये KPa जो है ये क्वांटिटी ये ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बढ़ने से, ये 1 से ज़्यादा बढ़ने से ये 1 छोटा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली फिर हम उसको KPa ही लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू KPa अपॉन KPa, तो ये हो जाएगा टोटल 1। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि KPa टू द पावर 0। तो एट हाई प्रेशर ये कांस्टेंट हो जाता है। एट हाई प्रेशर ये कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं रहता। फिर प्रेशर बढ़ा फिर भी वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी फिनोमिना, लो हाई प्रेशर का फिनोमिना भी लैंगम्यूर इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया। और फ्रेंडलिच ने जो इक्वेशन दिया था A इज इक्वल टू KPa टू द पावर n, उसके बारे में भी लैंगम्यूर ने एक्सप्लेनेशन किया कि हाई प्रेशर में थीटा इज इक्वल टू KPa टू द पावर 1 होता है, लो प्रेशर में। और हाई प्रेशर में थीटा इज इक्वल टू KPa टू द पावर 0 होता है। और जो मिडल रेंज का प्रेशर है उसके लिए थीटा इज इक्वल टू KPa टू द पावर n, वेयर n क्या होगा? n 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में n होगा। तो इस तरह से लैंगम्यूर ने आइसोथर्म ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया और लैंगम्यूर थ्योरी को नोबेल प्राइज़ भी मिला। और अभी भी लैंगम्यूर के नाम पे एक रिसर्च जर्नल चलता है जहाँ पे एड्जॉर्प्शन के बारे में जो रिसेंट रिसर्च होते हैं वो उस जर्नल में आते हैं। तो इस तरह से लैंगम्यूर थ्योरी आई और लैंगम्यूर थ्योरी के बाद एड्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ा और लैंगम्यूर थ्योरी के अब हम लिमिटेशन देखेंगे। तो एजम्पशन ऑफ लैंगम्यूर थ्योरी और लिमिटेशन ऑफ लैंगम्यूर थ्योरी। तो लैंगम्यूर थ्योरी ने जो एजम्पशन किए थे उस एजम्पशन में उन्होंने कंसिडर किया था कि जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो आइडियल बिहेव करते हैं, यानी सरफेस पे एड्जॉर्बेंट पे जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल है, आइडियल बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बहुत कम गैसेस है जो आइडियल बिहेव करते हैं, मैक्सिमम गैसेस रियल गैस बिहेव करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन लैंगम्यूर थ्योरी पे आया। उसके बाद लैंगम्यूर थ्योरी ने कंसीडर किया था कि एड्जॉर्बेंट के ऊपर सिर्फ एड्जॉर्बेंट का मोनोलेयर बनता है, यानी उसके एक लेयर बन गया तो उसके ऊपर दूसरा लेयर नहीं आएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया कि बाद में पता चला कि हाई प्रेशर पे एक लेयर से ज़्यादा भी लेयर बनते हैं। उसके बाद उन्होंने कंसीडर किया था, एजम्पशन किया था कि ये जो एड्जॉर्बेंट का सरफेस है ये होमोजीनियस है, यानी सभी जगह सेम रहता है, सेम इंटरेक्शन एड्जॉर्बेंट के साथ होता है। लेकिन एक्चुअल एड्जॉर्बेंट में ऐसा नहीं होता कि सभी जगह सेम सरफेस नहीं होता, काफ़ी जगह चेंजेस आते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल है जो एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल है, ये इस एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हुए, तो इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, ये उन्होंने कंसिडर किया था। तो इस पे ऑब्जेक्शन है, ये चौथा जो पॉइंट है एजम्पशन वो सही निकला। और जो पांचवा पॉइंट था कि जो एड्जॉर्बेंट एक बार जो एड्जॉर्बेंट पे आने के बाद लोकलाइज हो जाते, वो वहाँ पे फिक्स होते, वो मूव नहीं होते, तो वो भी एजम्पशन बाद में कंसिडर यानी उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो उनके जो 5 एजम्पशन थे लैंगम्यूर थ्योरी के, उसमें से ये जो पहले 3 एजम्पशन है उस पर ऑब्जेक्शन आया और फिर नई थ्योरी डेवलप हुई। और नई थ्योरी जो है BET, वो थ्योरी से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, यानी कितने भी छोटे पार्टिकल हो हम उसका सरफेस एरिया उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।